घर की औरतों का मुंह बंद करने वाला ससुराल। रसोई में काम की हल्की आवाजें आ रही हैं। औरतों के बीच बहुत धीमी आवाज में गपशप चल रही है। दीदी, कल गली वाली चाची बता रही थी कि शहर में जो नया मेला लगा है ना, उसमें बहुत सुंदर पीतल के बर्तन और सजावट का सामान आया है इस बार रविवार को। हाँ दीदी, मैंने भी सुना है वहाँ हाथ से बनी हुई कढ़ाई वाली साड़ियाँ भी मिल रही हैं। हम सब साथ चले तो। धीरे बोलो, साड़ियों की बात बाद में करना, पहले ये देख लो कि नाश्ते में नमक कम ना हो, वरना। अभी अंशिका की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक बरामदे से एक बहुत तेज घंटी की आवाज गूंजती है। यह हाथ से बजने वाली पीतल की घंटी है। घंटी के बजते ही अचानक रसोई का पूरा माहौल बदल जाता है। औरतों के चेहरों से मुस्कान गायब हो गई है। सबके हाथ पैर मशीन की तरह तेज चलने लगे। कोई तेजी से रोटी बेल रही है, कोई सब्जी बना रही है, तो कोई बिना बोले ट्रे सजाने लगती है। रसोई में सन्नाटा इतना था कि एक दूसरे की सांस की आवाज सुनाई दे रही थी। क्यों खोलती हो अपना मुंह तुम लोग? भूल गई हो क्या? अब कुछ मत बोलना, जल्दी जल्दी काम करो बस। बरामदे में वीरेंद्र जी और लवकेश कुर्सियों पर बैठे हैं। लवकेश जी के हाथ में घंटी है जिसे उन्होंने अभी मेज पर रखा है। अरे लवकेश, आजकल क्या हमारे घर की रसोई में औरतें काम करने के बजाय पंचायत करने बैठती हैं? मुझे यहाँ बरामदे तक उनकी खुशफुसाहट सुनाई दे रही है। आखिर क्यों इनका मुंह बंद नहीं रहता? जी बाबूजी, भूल गई हैं शायद, याद दिलाना पड़ेगा। लवकेश उठकर भारी कदमों से रसोई की चौखट पर आकर खड़े हो जाते हैं। बहुएं डर के मारे सिर झुका लेती हैं। ये सुबह सुबह तुम सबकी जबान ज्यादा नहीं चल रही है? हाथ चलाने में तकलीफ हो रही है क्या? आधे घंटे से देख रहा हूँ, ये मुंह क्यों चल रहा है तुम लोगों का? वो मैं बस नाश्ता तैयार है जी, बस ला ही रहे थे। उससे बहस मत करो। जबान का इस्तेमाल सिर्फ उतना ही करो जितना जरूरी हो। अगर पहली बार मुझे सुनाई दिया कि तुम लोग अंदर गपशप कर रही हो तो याद रखना। और लवकेश जी वापस मुड़ जाते हैं। रसोई में अब सांस लेने की आवाज भी भारी लग रही है। कोई कुछ नहीं बोला। लावण्या और अंशिका इशारों इशारों में एक दूसरे को बर्तन पकड़ाती हैं। सबकी आंखों में एक अजीब सा डर और बेबसी है। ए ऊपर वाले, क्या इस घर में हम कभी भी अपनी मर्जी से बोल नहीं पाएंगे? उस घर में घंटी की आवाज किसी हुक्म से कम नहीं थी। बजते ही औरतों के होठ सिल जाते थे। मर्दों की ऊंची आवाज यहाँ शांत थी और औरतों की धीमी फुसफुसाहट भी गुनाह। घंटी बजने के अगले 2 मिनट में डाइनिंग टेबल पर गर्म पराठे, दही, अचार और चाय की प्यालियां सज चुकी थीं। औरतों के हाथ इतनी तेजी और सफाई से चल रहे थे कि एक प्याली के टकराने की भी आवाज नहीं आई। अरे, वो आज आलू के पराठे बने हैं? आज तो सुबह सुबह ही दिल खुश हो गया, आलू के पराठे जो मिल गए। चलो, कम से कम आज तुम लोगों ने ज्यादा इंतजार नहीं कराया। पर यह मक्खन कुछ ज्यादा नहीं है? अब तुम लोग तय करोगे कि हमें क्या खाना है। जी, अगली बार ध्यान रखेंगे। नाश्ता लगने के बाद लावण्या, अंशिका, लक्ष्मी, विनीता और नव्या मेज से दूर एक कतार में हाथ बांधकर नजरें नीचे किए खड़ी हो जाती हैं। तभी अनन्या शोर मचाती हुई दौड़ कर आती है। मम्मी, ओ मम्मी, देखो मैंने क्या बनाया है। और ये क्या, आज फिर वही पराठा? मुझे ये नहीं खाना मम्मी, मुझे सैंडविच चाहिए। और मम्मी, आज मैं स्कूल भी नहीं जाऊंगी। अनन्या दौड़कर दादाजी के पास वाली खाली कुर्सी खींचती है और उस पर बैठने की कोशिश करती है। वहां खड़ी औरतों के चेहरे का रंग सफेद पड़ जाता है। पापा, मम्मी को बोलो ना मुझे सैंडविच दें, मुझे बाहर जाना है। अचानक घंटी बजी और लवकेश जी और दादाजी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। बस बहुत हुआ। अंशिका, क्या इस लड़के को इस घर के नियम नहीं सिखाए गए? इसे नहीं पता कि इस घर में औरतों को मुंह खोलने की इजाजत नहीं है, और अगर औरतों का मुंह खुलता है तो सिर्फ हाँ कहने के लिए। अनन्या खौफ में पत्थर जैसी जम जाती है। वीरेंद्र जी दादा अपना हाथ उठाते हैं। इशारा मिलते ही सब मर्द खड़े हो जाते हैं। अरे अभी इसी वक्त सारी औरतें बाहर चलो आंगन में। आंगन की तपती जमीन पर घर की सभी औरतों को लाइन में खड़ा कर दिया गया है। सूरज की रोशनी तेज हो रही है। अंशिका बहू, तुमने अपनी बेटी को यह तमीज नहीं सिखाई कि वो भी आखिर एक औरत ही है, और इस घर में औरतों का वजूद उनके मौन से होता है। भले ही ये छोटी है, लेकिन इसकी परवरिश घर के नियमों के अनुसार होनी चाहिए। तुम सबको लगता है कि हम ध्यान नहीं दे रहे हैं? इस घर में औरतों का मुंह बंद रखना ही उनकी भलाई है। आज तुम सब इस धूप में खड़ी रहोगी ताकि तुम्हें याद रहे कि यहाँ आवाज उठाने की कीमत क्या होती है। बाबूजी, बच्चे हैं, गलती हो गई। खामोश, एक शब्द भी और निकाला तो सजा दुगनी हो जाएगी।
आज तुम में से किसी को नाश्ता नहीं मिलेगा। जब तक पेट नहीं चलेगा तब तक दिमाग ठिकाने नहीं आएगा। चुपचाप यहाँ खड़ी रहो और धूप में अपनी मर्यादा याद करो। दादाजी घंटी बजाते हैं, टिंग, और सब मर्द अंदर चले जाते हैं। आंगन में सन्नाटा छा गया। 8 साल की अनन्या अपनी माँ का हाथ थामे खड़ी थी। माँ, मैंने क्या किया था? नहीं बेटा, चुप रहो, अभी कुछ नहीं। घर की औरतें अपनी भूख प्यास पीकर पत्थर की मूर्त बनी खड़ी थी। अपने मुंह से एक आवाज तक ना निकली। वैभव अंदर से ये सब देख रहा था। अनन्या की सिसकी उसे बर्दाश्त नहीं हुई। उसने हिम्मत जुटाई और लवकेश जी की तरफ बढ़ा। बाबूजी, वो धूप बहुत तेज हो गई है। माँ की तबीयत भी ठीक नहीं रहती और अनन्या तो अभी बच्ची है। सुबह से किसी ने पानी की एक बूंद तक नहीं पी है। क्या हम उन्हें अब अंदर नहीं बुला सकते? वीरेंद्र जी अखबार से नजरें हटाकर वैभव को ऐसे देखते हैं जैसे उसने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। वैभव, ये घर भावनाओं से नहीं सिद्धांतों से चलता है। नियम सबके लिए बराबर है। अगर आज हमने दादी या बच्ची के नाम पर ढील दे दी तो कल यह अनुशासन पूरी तरह बिखर जाएगा। वैभव, पिताजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आज इन पर सख्ती नहीं बरती गई तो ये लोग घर के नियमों को खेल समझ लेंगे। और चाहे दादी हो या छोटी बच्ची अनन्या, सबको नियम पता होने चाहिए। दादाजी और पापा, वो रो रही है। रोने दो। ये आंसू ही उसे सिखाएंगे कि जुबान कैसे बंद रखी जाती है। ये सजा इसे हमेशा याद दिलाएगी कि इसने क्या किया था। वैभव चुप हो जाता है। उसे समझ आ गया था इस घर में रिश्ते नहीं, रीति रिवाज सबसे ऊपर थे और उन रीति रिवाजों के आगे किसी का दर्द, किसी की सिसकी कोई मायने नहीं रखती थी। जाओ अपना काम करो। दोपहर तक कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। और जो नियम हमारे बाप दादा ने बनाया है वह पत्थर की लकीर है। न बदला है और न ही मैं बदलने दूंगा। कोई भी एक औरत गलती करे तो सजा सारी औरतों को मिलेगी। वैभव की हर कोशिश नाकाम रही। घर के लड़के आकाश, विवेक, विष्णु और अरहान भी अंदर ही अंदर घर की औरतों की ये हाल देखकर परेशान थे। लेकिन दादाजी और पापा के आगे किसी की जुबान खोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। आंगन में खड़ी औरतें पसीने में तर थीं। अनन्या की सिसकने की आवाज भी अब कमजोर पड़ने लगी थी। अरहान बरामदे के एक खंबे के पास खड़ा ये सब देख रहा है। तभी उसकी जेब में रखा मोबाइल वाइब्रेट करने लगता है। वो झटके से फोन निकालता है और स्क्रीन पर देखता है। वर्षा, इस वक्त पहुंच गई तुम ऑफिस? हाँ, आज बहुत इम्पोर्टेंट केस है, इसीलिए जल्दी आना पड़ा। ठीक है, अब मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगी। आज बहुत बिजी हैं हम दोनों। फोन काटने के बाद वर्षा के चेहरे पर एक पल के लिए हल्की मुस्कान आई, लेकिन अगले ही पल वो अपनी दुनिया में लौट आई। एक तरफ वो हवेली थी जहां औरतें धूप में बेबस खड़ी थीं, और दूसरी तरफ ये छोटा सा ऑफिस जहां वर्षा और वैष्णवी उन्हीं औरतों की आवाज बनी हुई थी। ये दोनों बहनें एक एनजीओ चलाती थी जो घर की 4 दीवारी में दबी औरतों के लिए लड़ती थी। सामने एक औरत सिर झुकाए बैठी है। उसके चेहरे पर चोट के निशान, आंखों में डर। वर्षा और वैष्णवी चुपचाप उसे देख रही हैं। देखिए, जब तक आप खुद के लिए खड़ी नहीं होंगी, दुनिया की कोई ताकत आपकी मदद नहीं कर सकती। मुझे तो सबसे ज्यादा गुस्सा उन औरतों पर आता है जो अपने ऊपर हो रहे अत्याचार को चुपचाप बर्दाश्त करती हैं। मेरे हिसाब से सबसे बड़ी अपराधी वही हैं जो जुल्म सहती हैं। तभी वैष्णवी करीब आती है और उस पोर्ट का हाथ बहुत थाम लेती है। बिल्कुल सही कहा दीदी ने। अगर आज आप चुप रहीं तो कल वो हाथ आपकी बेटी पर भी उठ सकता है। आप बोलिए, जब आप बोलेंगी तभी तो हम कुछ कर पाएंगे। मुंह बंद करने से ये प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होती है, बल्कि जुल्म करने वाले की हिम्मत बढ़ जाती है। ये डोमेस्टिक वायलेंस का केस है। कानून आपके साथ है, पुलिस आपका साथ देगी। बस आपको अपना मुंह खोलना है। आपकी आवाज ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। मैं आपके साथ हूँ, हमारी पूरी टीम आपके साथ है। वर्षा और वैष्णवी पूरे जोश के साथ औरतों को उनकी आवाज दे रही थी, और उसी वक्त उसी शहर में उस हवेली के आंगन में पत्थर की जमीन तवी की तरह तप रही थी, और उस पर बिना चप्पल के खड़ी थी वो औरतें जिन्हें आवाज उठाने की सजा मिली थी। तभी बगल की छत पर खड़ी गरिमा और सोनम की नजर नीचे पड़ी और दोनों देखती रह गईं। अरे सोनम, इधर आ, जरा नीचे तो देख। सुबह 8 बजे से देख रही हूँ ये बेचारी औरतें और वो छोटी बच्ची अभी तक वहीं धूप में खड़ी है। हाय, बिना चप्पल के चलती धूप में तो पत्थर भी पिघल जाए। ये तो इंसान है, देखो बेचारी दादी के पैर कांप रहे हैं। इनके घर के नियम इन औरतों के लिए फांसी का फंदा बने हुए हैं। किसी एक से गलती हुई नहीं कि सबको सजा सुना दी जाती है। पता नहीं खुद को समझते क्या है। प्यास लग रही होगी, याद रखना
ये प्यास आज तुम्हारी उस जुबान को सुखा देगी जो सुबह बहुत ज्यादा चल रही थी। जब तक सूरज ढलेगा नहीं तुम में से कोई पानी की एक बूंद को भी नहीं छुएगा। दादाजी प्लीज थोड़ा सा पानी दे दो, गला सूख रहा है, अब और खड़ा नहीं हुआ जा रहा। अपना मुंह बंद रखो नव्या, शाम तक एक बूंद पानी भी नहीं मिलेगा और अगर तुम फिर से अपनी जुबान खोली तो ये सजा कल सुबह तक के लिए बढ़ जाएगी। मुंह बंद रखो। इस घर में औरतों का मुंह सिर्फ उतना ही खुलना चाहिए जितना उन्हें आदेश दिया जाए। नव्या ने हार मानकर अपनी गर्दन झुका ली। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा। आंगन के पत्थर अभी भी गर्म थे। अनन्या भूख प्यास से बेहाल होकर अंशिका के पैरों के पास निढाल पड़ी थी। वो खड़ी सभी औरतें पूरी तरह थक चुकी थी। तभी बरामदे में वीरेंद्र जी आते हैं। लवकेश जी उनके हाथों में घंटी देते हैं। उन्होंने घंटी बजाई, फिर कहा, सूरज ढल गया, सजा का वक्त खत्म हुआ। जाओ, तुम सब अंदर जा सकती हो। आज तुम सबको समझ आ गया होगा कि इस घर के नियम तोड़ने की कीमत क्या होती है। लावण्या, सबको रसोई में ले जाओ और काम शुरू करो। रात का खाना वक्त पर मेज पर होना चाहिए। औरतें धीरे धीरे सुन्न पड़े पैरों को हिलाती हैं। अंशिका ने अनन्या को गोद में उठाया। उस मासूम बच्ची के होठ प्यास से फट चुके थे। चलो नव्या, माँ जी चलो। सब औरतें लंगड़ाते हुए धीरे धीरे रसोई की ओर बढ़ने लगती हैं। वो प्यासी हैं, थकी हैं और उनके पैरों में छाले हैं, लेकिन उनके पास बैठने का वक्त नहीं है। उन्हें अब रात के खाने की तैयारी में जुटना है। बरामदे में वीरेंद्र जी अपने बेटे की ओर देखते हैं जो अब भी वहीं खड़े हैं। देखा, घोड़ा हो या औरत, अगर लगाम वक्त पर कसी न जाए तो वो अपनी चाल भूल जाते हैं। आज इन्हें अपनी जगह और अपनी आवाज की कीमत पता चल गई होगी। सही कह रहे हैं बाबूजी, लेकिन मुझे लगता है आज ज्यादा सख्ती हो गई। अरे कुछ चीज है जो हमारे बड़ों ने की है उसे हम भी खत्म नहीं कर सकते हैं लवकेश, और फिर ये उनके लिए एक सबक है। रसोई में पहुंचते ही लावण्या ने मटके से पानी का पहला गिलास अनन्या के मुंह से लगाया और उस बच्ची की आंखों से निकले आंसू बता रहे थे कि उसने आज सिर्फ प्यास नहीं झेली बल्कि वो डर भी पी लिया जो अब उम्र भर उसके साथ रहेगा। जहां एक घर में औरतों को सिर्फ बोलने की वजह से कड़ी धूप और प्यास की सजा मिली थी, वहीं दूसरे घर में इन्हीं औरतों को हक के लिए बोलना सिखाया जा रहा था। मम्मी, आज एनजीओ में जो केस आया ना, उसने मुझे हिला कर रख दिया है। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि क्या आज के जमाने में भी कोई ऐसा हो सकता है जो औरतों को बोलने ना दे, जो उन पर इस कदर अत्याचार करे कि वो पुलिस के सामने भी अपना मुंह ना खोल पाए। होते हैं बेटा, आज भी बहुत से घरों में औरतों की हैसियत घर की दीवार जैसी है, सर ढकने के काम आती है पर बोलने का हक नहीं। समाज के कुछ लोग आज भी पुराने अंधेरे में जी रहे हैं, इसलिए हमने तुम्हें इतना काबिल बनाया है ताकि तुम न सिर्फ अपने खिलाफ हो रहे अत्याचारों को रोको बल्कि अपने आसपास की उन औरतों के लिए भी आवाज बन सको जो बोलना भूल चुकी हैं। बिल्कुल पापा, आज के दौर में चुप्पी सबसे बड़ा अपराध है। अगर हम बोलेंगे नहीं तो बदलाव कैसे आएगा। खाना बन चुका था, मेज सज चुकी थी। वहीं औरतें जो घंटों धूप में खड़ी रहीं अब थकी टांगों पर खड़े होकर परोस रही थीं। सब चुपचाप खाना खा रहे हैं। तभी वीरेंद्र जी ने रोटी रखी और नजर उठाई। लवकेश, मुझे लगता है अब वैभव और अरहान की भी शादी कर देनी चाहिए। देर ठीक नहीं है। अरहान और वैभव ने एक दूसरे को देखा। दोनों ने नजरें झुका लीं और होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। शादी तो करनी है पर अपनी पसंद की। हाँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो हमारे घर में बदलाव लेकर आएंगी। अरे लवकेश, इन दोनों की शादी तय करो अब। दादाजी, शादी करनी है हम दोनों को, लेकिन अपनी पसंद की। हाँ दादाजी, अपनी मर्जी की। पसंद की? क्या कह रहे हो तुम लोग? आज से पहले इस घर में किसने की है पसंद से शादी? बताओ, एक नाम बताओ। पापा, अगर हमारी पसंद की शादी नहीं हो सकती तो हम शादी ही नहीं करेंगे। खाने के बाद अरहान और वैभव दोनों कमरे में आ जाते हैं। दरवाजा बंद करके कॉल करते हैं। हेलो वैष्णवी। हाँ बोलो। वैष्णवी, आज घर में बोल दिया हमने कि शादी अपनी पसंद की करेंगे, नहीं मानी तो करेंगे ही नहीं। सच में? और उन्होंने क्या कहा? अभी तो कुछ नहीं कहा, अब देखो कल क्या कहते हैं। वर्षा, घर में बोल दिया है अपनी पसंद की शादी या शादी नहीं। और अब? पता नहीं, वो तो कल ही पता चलेगा। अरे लवकेश, रात भर सोचता रहा, लड़कों ने पसंद कर ली है किसी को तो शादी कर देते हैं।
अरे रहे तो शादी ही नहीं करेंगे, ये और मुसीबत है। बाबूजी, शादी हो जाने दीजिए, और वैसे भी शादी के बाद तो हम संभाल ही लेंगे। बाकी 3 बहुएं भी पढ़ी लिखी आई थी, लेकिन इस घर की दहलीज पार करते ही सब समझ गई थी कि यहाँ का कानून क्या है। अरे बिल्कुल सही, घर का दरवाजा पार किया नहीं कि इनकी पढ़ाई लिखाई सब यहीं रह जाती है। नाश्ता लग चुका था, मेज पर सब मर्द बैठे थे और औरतें पीछे चुपचाप हाथ बांधे खड़ी थी। अनन्या भी आज चुप थी, कल की सजा अभी भी उसकी आंखों में थी। दादाजी ने चाय का कप रखा, एक पल के लिए रुके, फिर बोले, बाबू अरहान, रात भर सोचा मैंने, तुम दोनों की पसंद से शादी के लिए हम राजी हैं। दादाजी की बात सुनकर लवकेश जी आगे बोले, तो बुला लो उन्हें, शगुन की रस्म के लिए घर आए। इसी बहाने वो घर को देख लेंगी और घर की औरतें उन्हें। लेकिन पसंद की शादी का मतलब यह नहीं है कि उनकी पसंद भी चलेगी इस घर में। इस घर के रीति रिवाज पहले थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। जो आएगी उसे यहाँ के कानून से चलना होगा। दादाजी को लगा उन्होंने शर्त रख दी, लेकिन अरहान और वैभव के मन में भी एक फैसला था। जो आएगी वो इस घर के बनाए कानून से नहीं, अपने बनाए हुए हक से चलेगी, और वो दोनों यही चाहते थे। कुछ दिन बाद वर्षा और वैष्णवी अपने मम्मी पापा के साथ उस हवेली में पहुंची। बातचीत चल रही है, तभी अनन्या दौड़ती हुई आती है। अंशिका ने पीछे से इशारा किया। अनन्या एकदम चुप होकर सिर झुका लेती है। इतनी छोटी सी बच्ची अपनी मम्मी से इतना डरती है, एक इशारे में ही चुप हो गई। आपकी बेटियों ने हमारे बेटे को पसंद किया, यह हमारे लिए खुशी की बात है। दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया है। हाँ, जो भी हो, शगुन की रस्म आगे बढ़ाते हैं। दादाजी उठते हैं, एक छोटी थाली में शगुन लेकर आते हैं, वंदना जी के हाथ में थमाते हैं। वंदना जी चुपचाप उठती हैं। वर्षा और वैष्णवी को एक एक करके कंगना पहनाती हैं। कोई कुछ नहीं बोला, न दादी, न लावण्या, न किसी बहू ने। रश्मि चल रही थी और सभी औरतें अपना मुंह बंद करके कोने में खड़ी थी। आखिर उनके घर की औरतें इतनी चुप क्यों हैं? वर्षा और वैष्णवी को भी औरतों का चुप रहना थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन उस वक्त दोनों ने ज्यादा गौर नहीं किया, क्योंकि अभी वो बहुत खुश थीं। देखो हमारी बच्चियां कितनी खुश हैं। हाँ, बस यही चाहिए था हमें। पंडित जी से मुहूर्त निकलवाया गया और मुहूर्त पास का ही निकला। शादी की तैयारियां शुरू होने वाली थी। अगले दिन जब घर के सब मर्द बाहर गए तो छत पर जैसे सांस आई, लावण्या, वंदना दादी, अंशिका, लक्ष्मी, विनीता, नव्या और साथ में पड़ोस की गरिमा, सोनम और मोहल्ले की कुछ और औरतें सब छत पर जमा हो गई। यही वो वक्त था जब इस घर की औरतें थोड़ा खुलकर सांस ले सकती थी। चलो कम से कम छत पर बैठकर बात तो कर लेते हैं, यही वक्त मिलता है। और अब तो शादी की बातें भी करो, 2 नई बहुएं आ रही हैं। पता नहीं क्या सोच कर आएंगी और यहाँ आकर क्या देखेंगी। हो सकता है वो यहाँ आकर इस घर की रीत में ना ढले, इस घर के रीति रिवाज को तोड़े। अब ये तो उनके आने के बाद ही पता चलेगा। वक्त गुजरा और शादी का वो दिन भी आ गया। शहनाई बजी, रस्में हुई, फिर वक्त आया विदाई का। अंतरा जी की आंखें आंसुओं से भरी हैं। खुश रहो बेटा, बहुत खुश रहो। जिंदगी में हर मुश्किल का सामना बहादुरी से करना। वर्षा और वैष्णवी नई जिंदगी के सपने आंखों में सजाई हवेली की दहलीज पर पहला कदम रखा। पूरे दिन की थकावट से रात तक सब थक चुके थे। एक एक करके सब अपने कमरों में चले गए। हवेली में सन्नाटा छा गया। वो रात चुपचाप गुजरी और अगली सुबह वर्षा और वैष्णवी तैयार होकर नीचे आई। रसोई में जाकर देखा तो सभी औरतें काम पर लगी थी बिना किसी आवाज के। माँ जी कुछ मदद करें हम? अंशिका दीदी, कल रात अनन्या सो गई ठीक से? लक्ष्मी दीदी, यहाँ इतना सब चुप क्यों है? कोई भी कुछ बोल क्यों नहीं रहा? बात मत करो, चुप रहो। अंदर औरतों की चुप्पी से वैष्णवी और वर्षा हैरान थी। वो और कुछ पूछती इससे पहले ही बाहर से एक आवाज आई। दीदी, आज उस केस की फाइल जमा करनी है, सुबह निकलना पड़ेगा। हाँ, और वो जो कल वाली औरत आई थी उसका फॉलो भी लेना है। पूरी टेबल पर सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें उन दोनों पर। लावण्या ने आंखों से इशारा किया पर दोनों को दिखा नहीं। ये क्या है? बाकी सब पीछे खड़ी हैं और तुम दोनों कुर्सी खींचकर बैठ गई। उठो, इधर आओ। दोनों उठकर पास आई। पहला दिन है इसलिए समझा दे रहा हूँ। इस घर में औरतों को मुंह बंद करके रहना पड़ता है। सुबह से देख ही लिया होगा तुमने, किसी का मुंह खुला? वो छोटी सी बच्ची भी चुप थी, तुम्हारी जेठानियां भी चुप थी। तुम्हें खुद समझ जाना चाहिए था। खैर छोड़ो, अगली बार से ध्यान रखना। और जब बाकी औरतें पीछे खड़ी हों तो साथ बैठकर खाने की जरूरत नहीं है। वर्षा और वैष्णवी एक पल के लिए जम गई।
और वो क्या एनजीओ और ऑफिस से क्या बात कर रही थी? ऑफिस तो तुम अब अपना बंद ही समझो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। माफ कीजिएगा, लेकिन कहाँ जाना है और कहाँ नहीं ये हम तय करेंगे। ऑफिस हम क्यों छोड़े, वो हमारा काम है और हमसे हमारा काम कोई भी नहीं छुड़वा सकता। हम जाएंगे। अरे क्या कहा? इस घर में आकर पहले ही दिन जबान चलाओगी? जबान नहीं चला रहे और न ही कोई बदतमीजी कर रहे हैं, बस अपने हक के लिए बोल रहे हैं और अपने हक के लिए बोलना गलत नहीं होता। वाह वाह फरहान, अभी के अभी इन्हें कमरे में लेकर जाओ। पहला दिन है इसलिए छोड़ रहा हूँ, लेकिन ये मेरे घर में नहीं चलेगा। जाओ। वैभव और अरहान चुपचाप उठे, वर्षा और वैष्णवी को लेकर कमरे में आ गए। क्यों नहीं बताया तुमने? इतना बड़ा धोखा। वर्षा, हम तुमसे प्यार करते थे इसीलिए तुम्हें लाए, लेकिन सिर्फ प्यार के लिए नहीं। हम चाहते थे कि इस घर में कोई ऐसा आए जो इन घटिया नियमों को बदल सके। हमारी माँ, हमारी भाभियां, हमारी बहन नव्या कब से इन रीतियों में जकड़ी हुई हैं, खुलकर सांस भी नहीं ले पाती। हमें लगा था तुम दोनों ही हो जो इस घर के अंधेरे को उजाले में बदल सकती हो, जो इन औरतों को याद दिला सको कि वो बोल भी सकती हैं। वर्षा और वैष्णवी ने एक दूसरे को देखा। गुस्सा अभी भी था, लेकिन दोनों समझ गई ये सिर्फ शादी नहीं थी, ये एक जिम्मेदारी थी। जो पाठ वो अब तक दूसरों औरतों को पढ़ाती थी, अब उस पर खुद अमल करने की बारी थी। अगली सुबह वर्षा और वैष्णवी तैयार होकर बैग उठाए निकलने लगी। बेटा बच जाओ, यहाँ एक की गलती पर सबको सजा मिलती है। बच्ची है अनन्या, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। दादी जी, चुप रहने वाला सबसे बड़ा दोषी होता है। तभी वीरेंद्र जी की नजर पड़ी। बैग देखकर चेहरा तन गया। आज तक इस घर में किसी औरत की हिम्मत नहीं हुई मुंह खोलने की, और तुम दोनों का मुंह कल से बंद नहीं हो रहा है। अब असली मजा चखाता हूँ। दादाजी ने गुस्से में घंटी बजाई। अभी के अभी सारी औरतें आंगन में चलो। तपती धूप में आंगन की जमीन तवे की तरह दहक रही थी और उस जलती जमीन पर बिना चप्पल के खड़ी थीं वर्षा, वैष्णवी, लावण्या, अंशिका, लक्ष्मी, विनीता, नव्या और वंदना दादी। अनन्या माँ का दामन थामे खड़ी थी और वंदना दादी के पैर कांप रहे थे। आज यही खाना बनाओ, और जब तक ये दोनों नहीं मानती कोई अंदर नहीं आएगा, न खाना न पानी। वर्षा मान जाओ, अनन्या से देखा नहीं जा रहा। दादी जी के पैर कांप रहे हैं, प्लीज। वर्षा ने देखा अनन्या सिसक रही थी, दादी के पैर कांप रहे थे, सबके पैर जल रहे थे और उसका दिल भारी हो गया। वैष्णवी, हम हारे नहीं हैं, लेकिन इस वक्त हमारी वजह से ये सब भुगत रही हैं। दादी के पैर देख, अनन्या को देख। हाँ दीदी, ये झुकना नहीं है, ये सिर्फ वक्त है। हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। दोनों आगे आईं। ठीक है, हमें आपकी शर्तें मंजूर हैं। हम ऑफिस भी नहीं जाएंगे और इन सभी की तरह अपना मुंह भी बंद कर लेंगे। लवकेश जी के चेहरे पर जीत की मुस्कान। घंटी बजी, सब अंदर गईं। दिन गुजरते गए। वर्षा और वैष्णवी भी उसी ढर्रे पर चल पड़ी। सुबह उठो, रसोई में जाओ, काम करो, चुप रहो, यही बन गई थी जिंदगी। कभी कभी छत पर जाकर पड़ोसनों से दो बातें। वही एक पल था जब सांस आती थी। बाहर से देखने पर लगता था जैसे वो भी इस घर के रंग में रंग गई हो, लेकिन अंदर की आग अभी बुझी नहीं थी। वैष्णवी, हम इस घर के रंग में नहीं रंगेगी। ये चुप्पी, ये सजा, ये अन्याय ना अपने साथ में होने नहीं दूंगी और नहीं औरतों के साथ। हाँ दीदी, बस वक्त आने दो। दिन बीतते गए और एक दिन उस हवेली में खुशखबरी आई। घर की बेटी नव्या के लिए रिश्ता आया था और वो रिश्ता किसी आम घर से नहीं, एक रजवाड़े खानदान से था। हमें आपकी बेटी नव्या पसंद है, हमारे आर्यन के लिए। हमारी बेटी इस घर के संस्कारों में पली है, आपके घर को शोभा देगी। रिश्ता मंजूर है हमें। और देखते ही देखते रिश्ता पक्का हो गया। रात को नव्या अपने कमरे में है, वर्षा और वैष्णवी पास बैठी हैं। भाभी, सच बताओ, खुशी इसलिए नहीं हो रही है कि शादी हो रही है, तो किस लिए? इसलिए कि मैं इस पिंजरे से छूटूंगी। यहाँ तो सांस लेना भी गुनाह है भाभी। वहाँ जाकर कम से कम बोल तो पाऊंगी, घूम तो पाऊंगी, अपनी जिंदगी तो जी पाऊंगी मैं। खुश रहना नव्या, बस खुश रहना। नव्या की खुशी शादी में नहीं, उस आजादी में थी जो इस घर में उसे कभी मिली ही नहीं थी। एक दिन जब घर में कोई मर्द नहीं था, सब औरतें छत पर बैठी थी, तभी बातों बातों में नव्या के रिश्ते की बात छिड़ गई। नव्या, वो लोग बहुत अच्छे लग रहे थे बाहर से, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों मन में कुछ खटक रहा है। हाँ दीदी, अक्षत भाई और सुमित्रा जी को देखकर मुझे भी कुछ अजीब लगा। पूरी फैमिली को देखकर दिल नहीं माना। अरे दीदी, आप याद करो,
उस दिन जो औरत हमारे पास आई थी उसने हमें फोटो दिखाई थी, वो चेहरा कहीं मिलता जुलता तो नहीं लग रहा आपको? यही तो मैं इतनी देर से सोच रही हूँ कि इन्हें कहाँ देखा है, लेकिन पूरी इन्फॉर्मेशन तो एनजीओ जाकर ही मिलेगी। क्या हुआ बेटा, हमें भी बताओ, क्या वो लोग सही नहीं है हमारी नव्या के लिए? माँ जी, शादी से पहले इनके बारे में सब कुछ पता करना जरूरी है, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हाँ, नव्या की पूरी जिंदगी का सवाल है। रात को कमरे में वर्षा और वैष्णवी ने अपने हस्बैंड से बात की। अरहान, कल किसी बहाने से हमें बाहर लेकर चलो, तबीयत का बहाना कर लो। क्यों, क्या हुआ? नव्या के उस रिश्ते के बारे में कुछ पता करना है, मन नहीं मान रहा। ठीक है, कल चलते हैं। अगले दिन बहाने से बाहर निकले और जब वर्षा और वैष्णवी ने अपने एनजीओ के जरिए पता लगाया तो जो सामने आया वो रूह कपा देने वाला था। अरहान, ये देखो, अक्षत की पहली पत्नी, डोमेस्टिक वायलेंस का केस, इतनी मारपीट, इतना टॉर्चर कि वो बोलना भूल गई थी, हफ्तों अस्पताल में रही। क्या? और ये रजवाड़े खानदान का झूठ, सब बनावटी है, केस अभी भी चल रहा है उन पर। मतलब जो कुछ भी उन्होंने बताया सब झूठ था? अपनी बहन की जिंदगी ऐसे बर्बाद नहीं होने दे सकते। हमें शादी से पहले सारे के सारे सबूत इकट्ठा करने होंगे और पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देते हैं। वैसे भी पुलिस इन्हें ढूंढ रही है। हाँ दीदी, नव्या की जिंदगी बर्बाद नहीं होने देंगे। उस दिन फैसला हो गया था, नव्या की जिंदगी बर्बाद नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े। जब घर वालों को सब पता चला, सब परेशान हो गई। भाभी, अब क्या होगा? मैं यहाँ से निकलूंगी तो क्या किसी और भी बुरी जगह चली जाऊंगी? क्या यही मेरी जिंदगी है? नहीं नव्या, हम है ना, तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे और पुलिस को हमने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया है। नव्या की आंखों में डर था, लेकिन वर्षा और वैष्णवी की आंखों में यकीन था। कुछ दिन गुजरे, शादी का दिन आया, बारात आई, सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। वर्षा और वैष्णवी ने पहले ही पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया और अंकिता को भी बुला लिया था। वैष्णवी, बस सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग हो जाए। दीदी घबराइए मत, सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग ही होगा। तभी दरवाजे पर पुलिस आई, साथ में अंकिता, अक्षत की पहली पत्नी। ये पुलिस यहाँ क्यों आई है? क्या हुआ? अक्षत और सुमित्रा जी का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। अक्षत के पैर कांपने लगे। अरे मम्मी, ये अंकिता यहाँ कैसे आ गई? पता नहीं कैसे आ गई, लेकिन अब हमारे पास बचने का कोई भी चारा नहीं है। पुलिस भी तो है साथ में, देखो। अंकल जी रुकिए, मैं बताती हूँ क्यों आई है पुलिस। मैं अंकिता हूँ, अक्षत की पत्नी, जिसे इसने जीते जी जिंदा लाश बना दिया। दहेज के लिए झूठ बोला, रिश्ता जोड़ा, फिर मारा पीटा और जब मैं टूट गई तो छोड़ दिया। मैं बोलना भूल गई थी, जीना भूल गई थी। अगर वर्षा और वैष्णवी ना होती तो शायद कभी फिर से बोल भी ना पाती। और आज ये रजवाड़े खानदान का झूठ लेकर आपकी बेटी को भी वही जिंदगी देने आए हैं जो मुझे इन्होंने दी थी। क्या आप यही चाहते हैं अपनी बेटी के लिए? वीरेंद्र जी और लवकेश जी का चेहरा उतर गया। अक्षत की नजरें झुक गईं। पुलिस ने अक्षत और उसके परिवार को पकड़ा, सब देखते रह गए। ये दोनों बहनें और इनका एनजीओ कितनी औरतों की जिंदगी बचा चुका है। जो औरत बोलना जानती है वो सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ती, बल्कि उन सब के लिए लड़ती है जो बोल नहीं सकती। आज इन्हीं की वजह से एक और जिंदगी बर्बाद होने से बची है। वीरेंद्र जी और लवकेश जी ने वर्षा और वैष्णवी को देखा और नजरें झुका ली। बेटा, आज जब अपनी बेटी नव्या के साथ ये होते देखा तो पहली बार समझ आया। हम इतने साल यही करते रहे, अपनी बहुओं के साथ, अपने घर की औरतों के साथ। हमने कभी नहीं सोचा उन्हें कितना दर्द होता होगा। माफ कर दो बेटा, हमें माफ कर दो। हम पुरानी रीतों को मानते चले गए, ये सोचे बिना कि उनसे कितना दर्द होता है। आज अपनी बेटी की बारी आई तो हमें तकलीफ हुई, लेकिन जो दर्द हमें आज हुआ वही दर्द इस घर की हर औरत को रोज होता था। माफ कर दो बेटा। दादाजी, पुरानी रीतों को मानने का मतलब ये नहीं है कि हम ये भी ना देखें कि वो सही है या गलत। पहले के जमाने में बना दी तो क्या हम ये भी ना सोचे कि उनमें कितनी तकलीफ हो रही है? मुंह बंद करके रहना ये कोई हल नहीं है। औरतें बोलेंगी तभी घर बनेगा। हाँ बेटा, तुमने आज हमें वो सिखाया जो हम सालों में नहीं सीख पाए। तुम दोनों ने तो वो करके दिखा दिया जो हम लोगों से कभी नहीं हो पाया। माफी तो तभी मिलेगी जब इस घर में ये घंटी ना बजाई जाए। आज से इस घंटे की आवाज से किसी को डरने की जरूरत नहीं है।
वक्त गुजरा और उस हवेली में सब कुछ बदल गया। वर्षा और वैष्णवी फिर से अपने एनजीओ जाने लगी। अब उस हवेली की रसोई में सिर्फ काम की आवाजें नहीं आती थी, हंसी भी आती थी। सब औरतें एक साथ बैठकर खाना खाती थी, बोलती थी, हंसती थी। वो घंटी अब भी थी उस घर में, लेकिन अब वो किसी के होंठ बंद करने के लिए नहीं बजती थी। आज बहुत दिनों बाद इस घर में असली खुशी आई है। हाँ माँ जी, आज अनन्या भी खुलकर बोल सकती है। माँ, आज मुझे सैंडविच चाहिए। उस हवेली में जहां कभी औरतों का मुंह बंद करने के नियम थे, आज वहां उन्हीं औरतों की हंसी गूंज रही थी। वर्षा और वैष्णवी ने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर पाया था।